एक लड़के को ससुराल गए हुए लगभग 1 साल के आसपास हुआ था। दामाद अपने ससुराल जाता है। ससुराल में उसकी एक विधवा सास थी और कोई नहीं था। सास अभी बहुत उम्र के नहीं थी, लगभग 40 साल के आसपास रही होगी। दोस्तों, ससुराल जो है काफी दिन गए हुए हुआ था, तो सोचा था कि हो करके आते हैं, क्योंकि जो दामाद था वो शहर में रह करता था, जिसके चलते वो ससुराल बहुत कम जा पाता था। ससुराल पहुंचता है, उसकी जो सास थी उसकी काफी ज्यादा आवभगत करती है। सास उसके दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, ऐसा लगता था कि मानो वो भी 28-30 साल की कोई महिला हो। अपने आप को उसने खुद मेंटेन भी करा था और ईश्वर ने भी उसे काफी ज्यादा सुंदरता दी थी। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करके अब समय बीतता जाता है और शाम हो जाती है। वो घर के जाने को तैयार होता है, तो उसकी सास कहती है कि इतने दिन बाद आए हो, कम से कम एक रात के लिए तो रुक जाइए। वो कहता है कि नहीं, बहुत दिन बाद आया हूँ, घर परिवार के साथ थोड़ा रह लूं, बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिता लूं। सास कहती है कि घर परिवार के पास तो रोज ही रहोगे, आज कम से कम मेरे साथ रहिए, मैं आज आपके लिए कुछ स्पेशल करने वाली हूँ, जिसको देख करके आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे। उसे लगा कि कुछ खाने पीने का इंतजाम होगा, तो बोला कि नहीं, आप परेशान मत होइए, बेकार के ही पैसे क्यों बर्बाद करेंगे। तो वो कहती है कि बात पैसे की नहीं, बस तुम रुक तो जाओ, मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम दोबारा यहाँ से जाने का नाम नहीं लोगे। वो लड़का जो है वो बड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी व्यवस्था कर रही है कि करके रखी है कि जिसके बाद मैं जाने का नाम नहीं लूंगा। फिर वो व्यवस्था देखने के लिए रुक जाता है, कहता है कि ठीक है, चलिए आज आपकी व्यवस्था देखने के लिए रुक जाता हूँ। दोस्तों, शाम होती है, दोनों खाना पीना खाते हैं, एक ही कमरे में दोनों सो जाते हैं। टीवी लगे हुए, कुछ देर तो वो टीवी देखते हैं, लेकिन उसके मन में एक बात चल रही होती है कि जो व्यवस्था की ये बात कर रही थी, आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था है और ये व्यवस्था मुझे मिलने वाली कब है। यही सब जब वो सोच रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके साथ कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि जिसकी कल्पना उसने कभी की नहीं थी। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, आप हमारी वीडियो जहां से देखें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं और अंत तक जरूर बने रहिएगा। बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की घटना मध्य प्रदेश की ग्वालियर शहर की। यहीं पर रहने वाली एक महिला है जिसका नाम सुनीता होता है, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष के आसपास रही होगी। दिखने में वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी। इनके जो पति थे वो एक सरकारी नौकरी में थे और वो पति जो है वो रिटायरमेंट के बाद एक्सपायर हो चुके थे और जिसकी आधी पेंशन इनको मिलती थी, जिससे कि उनका गुजर बसर चलता था। सुनीता का एक बेटी थी जिसका नाम अनामिका था, जिसकी शादी दीपक नाम के लड़के से हो जाती है। दीपक जो था वो प्राइवेट जॉब किया करता था और शहर में जॉब कर रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी अनामिका जो है वो शहर में ही रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो सुनीता होती है, उम्र तो उसकी लगभग 50 साल के आसपास हो चुकी थी, लेकिन खूबसूरती और शरीर की बनावट ऐसी थी कि जैसे लगता था कि वो 35-34 साल के आसपास हो। उसको देख करके कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि ये 50 साल की है और इसके बच्चे भी हैं। दोस्तों, इतना ईश्वर का दिया वो उसके पास, ईश्वर का दिया वो खूबसूरत तोहफा था उसके पास, इतनी ज्यादा खूबसूरती थी उसके पास कि आज भी जो भी कोई उसे देखता था उसके साथ कुछ पल बिताने के लिए सोचने लगता था। लेकिन उसने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था। लेकिन कब तक कहते हैं कि इंसान का मन कब बदल जाए, कब उसके मन में क्या ख्याल बैठ जाए, तो किसी को पता नहीं रहता। और कुछ ऐसा ही हुआ सुनीता के साथ। दरअसल सुनीता का जो दामाद होता है, दीपक जिसका नाम होता है, शहर से वो गांव पर वापस आया था और गांव वापस आने के बाद सोचता है कि जाकर के एक बार अपनी सास से मिलाता हूँ। काफी दिन हो गया था, लगभग 1 साल के आसपास, क्योंकि सब परिवार शहर में ही रहता था। तो जब वो गांव आता था तभी वो जाता था, नहीं तो फोन पर वो हालचाल ले लिया करता था और यूं ही ये सिलसिला चल रहा था। उसके बाद दोस्तों, जो दीपक होता है वो अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसकी सास सुनीता जो थी वो काफी ज्यादा उसे देख करके खुश हो जाती है, उसकी काफी ज्यादा खातिरदारी करती है और काफी अच्छे से देखरेख भी करती है। चाय नाश्ता पानी जो कुछ भी होता है, जैसे दामाद का सम्मान किया जाता है, उसका वो सारा ही इज्जत और मान देती है। और फिर काफी देर तक दीपक वहां रहता है। फिर शाम जब होती है तो दीपक कहता है कि अब मुझे घर जाना है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो वो कहती है कि बेटा, एक तो इतने दिनों के बाद है और इतनी जल्दी क्या है, एक दिन मेरे पास भी ठहर जाओ, बहुत सारी बातें करनी है तुमसे। वैसे भी जब यहाँ से जाते हो शहर तो 1-1.5 साल के बाद ही वापस आते हो, और तुम तो जानते हो कि मेरा यहाँ पर कोई है नहीं, बस तुम्हारे ही सहारे मैं जिंदा हूँ। पता नहीं कब आंखें बंद हो जाए, किसी को भरोसा नहीं है जिंदगी का। तो दीपक कहता है कि ठीक है, आता जाता जरूर रहूंगा, लेकिन अभी 1 महीने के आसपास यहीं पर हूँ और घर परिवार भी है, माँ बाबूजी हैं, उनका भी थोड़ा देख रेख करना है, तो मुझे जाना ही होगा। सभी को एक दूसरे से आस लगी रहती है। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन बस आज के लिए रुक जाओ, मैं कह रही हूँ तो बस आज के लिए। आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल सा इंतजाम किया है। तो वो कहता है कि पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी इंतजाम आपने किया है वो पहले ही बहुत अच्छी थी, अब मुझे बहुत अच्छी लगा है। अब आप मुझे कुछ ऐसा मत करिए कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, आप ये मत समझिए। तो वो कहते हैं कि नहीं, बस मेरे लिए आज रुक जाओ, मेरी ये इच्छा है, और मैं अगर तुम्हें इतना रोक रही हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी, तभी तो मैं तुम्हें इतना रोक रही हूँ। दोस्तों, उस दिन पता नहीं सुनीता को क्या हो गया था। उसके मन में, उसके जो दिमाग था उसको ले करके, उसके दिमाग में क्या चल रहा वो तो सिर्फ सुनीता ही जानती थी।
फिर उसके बार बार दबाव और स्पेशल अरेंजमेंट को लेकर के बात करके वो अपनी ओर इसे रिझाने का प्रयास कर रही थी। और धीरे धीरे करके जो दीपक था वो उसकी बातों में आ भी जाता है। सोचता है कि चलो आखिर देख ही लेता हूँ कि इनकी व्यवस्था आज की क्या है, बार बार कह रही है तो एक रात में क्या जाएगा, एक रात के लिए रुक ही जाता हूँ। दीपक अपनी पत्नी अनामिका को फोन करता है, कहता है कि ऐसा करो कि आज मैं वापस नहीं होगा, आज तुम्हारी माँ के ही साथ रहूंगा। वो बार बार मुझे इंसिस्ट करिए जाने आने के लिए, रुकने के लिए, इसलिए आना ठीक नहीं लग रहा। तो वो कहती कोई बात नहीं, रुक जाओ अगर बार बार कह रही हूँ तो। दोस्तों इस तरह दीपक वहीं पर ससुराल में रुक जाता है। शाम होती है और धीरे धीरे वक्त बीत जाता है और रात के अब लगभग 9 बजे के पास का वक्त हो जाता है। सुनीता खाना पीना अच्छे से बनाती है, मार्केट जाती है, कुछ स्पेशल चीज लेकर के आती है, पनीर वगैरह, और सब कुछ वो बहुत ही मन से बनाती है। और बनाने के बाद अपने दामाद को वो खूब अच्छे से खिलाती पिलाती है। दोनों ही भरपेट भोजन करते हैं और फिर उसके बाद कमरे में जाते हैं जहां पर टीवी लगी रहती है, उसी में बेड लगा रहता है। तो सुनीता कहती है कि आ जाइए, आज यहीं पर सोते हैं और बहुत सारी बातें भी करनी है। तो कोई भी परहेज नहीं था उनको सोने में। तो वो कहता है कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। उस बेड पर वो जाकर के सो जाता है और थोड़ी देर में सुनीता घर का सारा काम निपटा करके आती है और फिर उसके बेड पर ही लेट जाती है। दोनों कुछ देर तक तो टीवी देखते हैं और फिर उसके बाद वक्त बीत जाता है, रात के लगभग 10 बजे का समय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जो दीपक था उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि यार खाना पीना भी होगा, सब कुछ हो गया, लेकिन इनकी इनकी स्पेशल व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है कि क्या थी वो देने वाली। क्या ये जो बनाई है वही स्पेशल था या फिर कुछ और है? अब कुछ और होता तो हो भी गया होता, उसे आगे जो कुछ होने वाला था उसका आभास कतई नहीं था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। फिर उसके बाद दोस्तों जो सुनीता होती है वो कहती है कि चलिए काफी ज्यादा रात हो गई, लाइट बंद करके और सो जाते हैं। दीपक कहता है कि ठीक है। सुनीता उठती है और लाइट बंद कर देती है और कमरे में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सुनीता को भी नींद नहीं आ रही थी और साथ ही साथ दीपक को भी नींद नहीं आ रही थी। दीपक की आंखें में वो सपने चल रहे थे स्पेशल व्यवस्था लिए, और सुनीता को लग रहा था कि शुरुआत कैसे करूं, ये सारी बातें उसके मन में चल रही थी। अचानक से सुनीता जो है वो सोने का नाटक करने लगती है और नाटक करने के बाद एक अजीब सी खराटे लेना शुरू कर देती है। तो दीपक को लगा कि यार ये तो सो गई। दीपक सोचता है कि चलो अब जो हुआ सो हुआ, एक रात की ही तो बात है। वो मन मार करके वो भी सोने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जैसे ये दिन सोने का प्रयास करता है तभी सुनीता का जो हाथ होता है वो उसकी कमर पर चला जाता है और सुनीता उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो सोचा कि शायद नींद में है और इसी वजह से इनका हाथ मेरे ऊपर आ गया। उसका हाथ हटा करके वो पीछे कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद सुनीता फिर उसका हाथ जो है वो वहीं पर पहुंच जाता है कमर पे। फिर वो उसके हाथ को पीछे कर देता है, लेकिन 3-4 बार मर्तबा ऐसा ही होता है। एक बार सुनीता अपना हाथ उठा करके उसके कुछ ऐसी जगहों पर रख देती है, तभी अचानक दीपक जो है वो दंग रह जाता है। उसकी आंख में जो थोड़ी बहुत नींद थी वो बिल्कुल ही खुल जाती है। उसे लगा कि यार ये सब क्या है। वो जैसे ही हाथ उसका हटा करके बाहर करने का प्रयास करता है, सुनीता जो है दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि अब बस यहीं पर रुक जाओ, मैं काफी देर से देख रही हूँ, बार बार तुम मेरा हाथ हटा रहे हो। दीपक कहता है कि ये सब गलत है, वो भी आपके साथ तो बहुत ही गलत है। आपका और मेरा जो रिश्ता है मानो तो एक माँ बेटे की तरह रिश्ता है, और इस रिश्ते को शर्मसार मत करिए, जिससे कि समाज में अगर कोई जान जाए तो हम लोग कलंकित हो जाएंगे। वो कहती है कि ये सब बातें हम बाद में करेंगे इस टॉपिक पर, अभी जो है उसे देखो। वो कहता है कि नहीं। सुनीता कहती है कि जो एक बात बताओ, अभी ये मेरी उम्र है, इस उम्र में मुझे जीवन साथी की जरूरत महसूस होती है कि नहीं होती? और इस उम्र में ही मैं विधवा हो गई। अगर मैं यही चीज दूसरे किसी के साथ करूंगा और तुम लोगों को जानकारी होगी तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा और कितनी मेरी बुराई और बेइज्जती होगी। अगर मैं अपने मन को मार करके बैठी हूँ, लेकिन इस मन की बातों को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी तुम घर के हो, तो इसमें बुराई क्या है? उसको वो समझाने का प्रयास कर रही थी और दीपक जो था वो उसके मन में ये सारी बातें जो थी वो जा नहीं रही थी, लेकिन सुनीता उसे बार बार ही छेड़े जा रही थी और उसके टच से कहीं ना कहीं दीपक भी अपने जोश में आ जाता है। अब जब सुनीता अपना हाथ ऐसी जगह लगाती है तो दीपक जो था वो पूरी तरह से अब तैयार हो जाता है। सुनीता दीपक से कहती है कि बस एक ही रात की तो बात है और ये रात हम मेरी और तुम्हारी ही होनी चाहिए, इस रात को यूं ही मत गंवाओ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें रोका था और यही वो स्पेशल व्यवस्था है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। मैं काफी दिनों से सोच रही थी कि अब जब भी तुम कभी आओगे तो ये अवसर मैं तुम्हें जरूर दूंगी, लेकिन तुम इतने दिन बाद आए, लगभग 1 साल लग गया। अगर मैं किसी और के साथ ये सब कुछ करती और तुम्हें पता चलता तो कितनी ज्यादा तुम्हें बुरा लगता है। दोस्तों वो किसी ना किसी तरीके से उसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी, वो कैसे भी करके उसको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। और फिर उसके बाद दीपक अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका था। सुनीता कहती है कि बस 10 मिनट का वक्त लगेगा, उसके बाद सारा काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों सुनीता अपना पूरा दबदबा बना चुकी थी दीपक के ऊपर। दीपक जो है वो मना करने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहा था और सुनीता पूरी तरीके से उसके ऊपर हावी हो जाती है और फिर वो सब कुछ करने लगती है जिसकी कल्पना दोस्तों किसी को नहीं रहती है। यहीं से रिश्तों को शर्मसार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है।
सुनीता और जो दीपक होता है, इन दोनों के बीच में सब कुछ होता है और ये चीज एक दो बार नहीं बल्कि उस रात 3-4 बार ऐसा होता है। सुनीता पूरी तरीके से जो है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसके बाद वो दीपक से कहती है कि मेरी लगभग 10 साल के आसपास की जो जरूरत थी, जो ख्वाहिश थी, उसे आज तुमने पूरी कर दी। तुम्हारे ससुर को गए हुए 10 साल हो गए और मैं 10 साल से विधवा की तरह जी रही हूँ। एक विधवा का जीवन क्या होता है जिसके दिल पर गुजरती है, सिर्फ वही जान सकता है। विधवा ना तो सर उठा करके जी सकती है और ना ही किसी पुरुष की तरफ देख सकती है। यदि किसी पुरुष के उसके घर में किसी काम से भी आना जाना हुआ तो लोग उसे ताने मारने उलाहने लगते हैं। समाज में बहुत सारी बुराई और बदनामी होने लगती है। उस सब से मैंने खुद को बचा कर रखा। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन लगभग 1 साल से इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा था। मैं अपने मन को मार करके बैठी थी। मैंने कभी किसी पराये पुरुष की तरफ देखा ही नहीं। बस यही सोचा था कि कभी इन सब चीजों की जो जरूरत है वो कभी पूरी करूंगी तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ पूरी करूंगी जो अपना हो और बात जो है वो अपने ही तक दबी रहे। कहीं ना कहीं दोस्तों, सुनीता जो है वो पूरी तरीके से दीपक पर अपना जो है वो प्रेम जाल होता है, जो एक माया जाल होता है, उसको वो छोड़ चुकी थी। दीपक उसकी सारी ही बातें बड़े इत्मीनान से सुन रहा था, लेकिन मन ही मन अफसोस भी कर रहा था कि यार आज ये मुझसे क्या हो गया। और साथ ही साथ एंजॉय तो उसने भी किया था। जो उसका एक्सपीरियंस था इन सब चीजों का, दीपक को खुश करने में वो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी उस रात। और दीपक और इनके बीच में जब सब कुछ होता है तो दीपक कहता है कि मुझे गलाने के साथ साथ आपने एक अच्छा अनुभव भी दिया। आपके साथ जो भी पल मैंने बिताया उसमें जो मुझे खुशी मिली वाकई में वो बहुत ही अच्छा था। इतना खुशी तो मुझे आज तक आपकी बेटी ने नहीं दी। कम से कम आपको उसे भी कुछ सिखाना चाहिए जिससे कि हमारे और उसके बीच में भी कुछ और हो सके, कुछ रिश्ते जो है वो और ज्यादा खुश अच्छा हो सके। वो कहती है कि देखो मैं एक माँ हूँ, वो सारी चीजें मैं अपनी बेटी को नहीं सिखाती हूँ। जैसे जैसे इंसान की जरूरत बढ़ती जाती है वो सारी चीजें खुद ब खुद सीख जाता है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी और इन सब चीजों को उसको आभास होगा तो वो खुद ही अपने आप सब कुछ अच्छे तरीके से करने लगी। ये एक ऐसा उम्र का पड़ाव है कि इस पड़ाव पर चाहे कोई महिला हो या फिर पुरुष हो, उसको एक जीवन साथी की तलाश जो होती है वो जरूर हो जाती है, अवश्य हो जाती है। उसे लगता है कि उसके लिए एक ऐसा जीवन साथी हो जो उसकी हर जरूरतों को पूरा करे। सुनीता और दीपक के बीच में ये रिश्ता जो था वो यहीं से चलने लगा था। अब जब भी दीपक आता था वो अपनी सास के पास जरूर जाता था। अब दोनों में फोन पर बात हुआ करती थी। जो बातें पहले 10-15 मिनट हुआ करती थी अब घंटों तक होने लगी थी, क्योंकि बात के साथ साथ कुछ और सारी बातें भी होने लगी थी। पत्नी को पता नहीं था कि मेरी माँ भी मेरे पति के साथ ही गलत काम कर रही। बिल्कुल ही बेखौफ खेल चल रहा था, किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि जो बात अगर कभी कुछ होती है तो उसका खुलासा भी कभी ना कभी होना जो है वो सुनिश्चित है। विशेष करके ये जो ऐसे काम होते हैं इसका तो खुलासा कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। दीपक अपनी सास से बहुत लंबी फोन पर बातें करता था। दीपक के अंदर एक बहुत बड़ा ऐप था, वो चाहे जिससे भी फोन पर बात करता था तो उसकी वो कॉल रिकॉर्ड कर लिया करता था। जब वो अपनी सास से बात करता था तो उसकी सारी जो कॉल रिकॉर्ड थी वो रिकॉर्ड कर लिया करता था। एक दिन दीपक की मोबाइल उसकी पत्नी अनामिका देख रही थी। अचानक से वो कॉल रिकॉर्डिंग उसे मिल जाती है और अब जो कॉल रिकॉर्डिंग होती है अब वो जब उसमें सुनती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं था जो ना यूज किया गया हो। इतनी ही भयानक कॉल रिकॉर्डिंग थी जिसे सुनकर के अनामिका दंग रह जाती है। दीपक को वो अपने पास बुलाती है और दीपक जब उसके पास जाता है, जब दीपक अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि वो आखिर इतने मुझे गुस्से में क्यों बुला रही है, तो वो कहता है कि मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया तुम इतने ज्यादा गुस्से में आ गई। तो वो कहती है कि बोला तो तुमने कुछ नहीं, लेकिन जो तुमने किया है वो बहुत गलत है। वो बोला कि ऐसा मैंने क्या कर दिया, तो वो रिकॉर्डिंग ऑन करके रख देती है। जैसे ही दीपक अपनी और अपनी सास की आवाज सुनता है तो वो दंग रह जाता है। उसे लगता है कि हे भगवान, ये अचानक से आफत कहाँ से फट पड़ी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ तक पहुंच जाएगी। कभी फोन के ऐसे एप्लीकेशन में उसे रखा था जहां पर पहुंचना नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी का हाथ कब और किस जगह लग जाए किसी को कोई भरोसा नहीं रहता। दोनों में दोस्तों महाभारत शुरू हो जाती है और ये महाभारत एक ऐसा विकराल रूप ले लेती है कि बात दोनों के बीच में अलगाव तक आ जाती है। अब इन दोनों के मामले में जैसे ही दीपक की सास सुनीता का फोन आता है, उसकी बेटी जो अनामिका होती है उसको भी खूब भला बुला कहती है और कहती है कि तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है अपने ही दामाद के साथ ये सब कुछ करने में, अपने ही बेटी का घर उजाड़ने में तुम लग गई माँ। उसकी माँ कहती है कि जो कुछ भी हुआ वो मुझसे गलती से हो गए, मुझे एक बार माफ कर दो बेटी। लेकिन जो है वो जो अनामिका होती है वो काफी ज्यादा तेज आती। एक दिन फेसबुक पर वो लाइव आती है और लाइव आने के बाद वो अपने माँ और अपने पति की जो सारी करतूतें हैं वो सब कुछ वो लाइव बयां कर देती है। वीडियो जो थी वो काफी ज्यादा तेजी से वायरल हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इसे देखा और फिर उसके बाद ये पूरी घटना दोस्तों एक ऐसा मोड़ लेती है कि जिंदगी ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहां पर कोई फैसला लेने के लिए समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा फैसला लिया जाए, किधर जाऊं, क्या करूं।
बाद में सुनीता कहती है कि असल में दामाद जी की इसमें कोई गलती नहीं है, जो भी गलती थी वो मेरी गलती थी, उनसे ऐसा कोई लड़का नहीं हो सकता। मैं तुम लोगों से रिश्ता खत्म कर देती हूँ। तुम लोग मुझे बुरा समझ रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन दामाद जी बहुत अच्छे इंसान है, तुमको ऐसा पति फिर दोबारा नहीं मिलेगा। उसका साथ अगर छोड़ देगी, उसके साथ नहीं रहोगी तो तुम्हें जिंदगी भर सिर्फ पछतावा रहेगा और तुम्हें भटकना पड़ेगा और कुछ हासिल नहीं होने वाला है। उसको वो किसी तरीके से समझाती है और फिर उसके बाद दोस्तों जब अनामिका को पूरी तरीके से भरोसा हो जाता है कि इसमें दामाद की गलती यानी कि उसके पति की गलती नहीं है, गलती सिर्फ उसकी माँ की है, तो दोस्तों किसी न किसी तरीके से दोनों जो है वो साथ तो रह लेते हैं। लेकिन जो उसने रिकॉर्डिंग सुनी और जो रिश्तों के बारे में उसने जाना अपनी माया के बारे में, उसके दिमाग से वो बात हट ही नहीं रही थी। तो दोस्तों बहुत सारी ऐसी घटनाएं समाज में घट जाती हैं जो समाज को कलंकित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, जैसा कि सुनीता और दीपक ने किया। तो हमें सावधान रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। आज का जो वक्त चल रहा है, इस वक्त में किसी के ऊपर भरोसा करने लायक नहीं है कि व्यक्ति का दिमाग कब और कहां डाइवर्ट हो जाए। और जो कहानी, ये जो दोस्तों कहानी है, हमारी कहानी सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको वीडियो जैसी भी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल आपको एक और नई सच्ची अच्छी कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।